हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेस्ट पेन। ठीक है, अभी हम लोगों ने कार्डियोलॉजी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ लिया, आउटपुट पढ़ लिया, रेट पढ़ लिया और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन पढ़ लिया, कार्डियक साइकिल पढ़ ली, ईसीजी डिटेल में पढ़ लिया सब कुछ। और अभी हमने ऑलमोस्ट जो फिजियोलॉजी के टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं, बेसिक्स हमें पता चल गई। तो अब हम पैथोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम ले रहे हैं चेस्ट पेन। ओके, और इनमें से कोई भी टॉपिक आपको करना है, रेफ़र करनी है, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और उन टॉपिक्स को विजिट करें, जिससे समझ में आएगा, वो इजीली एक्सप्लेन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है चेस्ट पेन की डेफिनेशन देख रहे हैं हम। ठीक है, क्या होता है चेस्ट पेन? चेस्ट पेन इज़ लाइक अ डिस्कम्फर्ट और एबनॉर्मल पेन इन द चेस्ट, डल एकिंग, कशिंग और बर्निंग फीलिंग as a sharp stabbing pain, and pain radiates to the neck or shoulder between the diaphragm and base of neck, whatever। अब आप इसे सिंपल समझो कि ये होता क्या है। ये एक एबनॉर्मल चेस्ट पेन हो रहा होता है, मतलब एक एबनॉर्मल पेन हो रही होती है चेस्ट के रीजन में। ठीक है, और वो जो पेन का जो कैरेक्टर है, एकिंग हो रहा होता है, ऐसा लगता है कोई क्रश कर रहा है, या फिर जलन जैसी फीलिंग आ रही है, या फिर जैसे चुभन वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, और जो पेन होता है ना वो रेडिएट करता है, यानी कि वो ट्रांसफ़र हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह। कहाँ तक होती है? चेस्ट से नेक की तरफ हो सकती है, शोल्डर्स की तरफ हो सकती है, डायफ्राम के बीच में हो सकती है, या बेस ऑफ नेक में हो रही होती है। ठीक है, अब ईसीजी के चेस्ट पेन के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। ठीक है, कॉजेज़ की बात करें तो कार्डियक कॉजेज़ में क्या हो सकते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस, जो आपको पता है एक शॉर्ट्स बहुत ही स्मॉल छोटे से टाइम के लिए जो होती है, ब्लड सप्लाई जो होती है उसमें कोई स्टॉपेज आ जाती है, जिसकी वजह से एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा होता है। ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है। ठीक है, और एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कार्डियक डिजीज़ में। ठीक है, फिर उसके बाद हो सकते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो कहते हैं ना हार्ट अटैक, उसमें भी चेस्ट पेन होता है, आपको पता है। मिट्रल वाल्व फ्लैप्स में, पेरिकार्डाइटिस में, जो हार्ट की जो लेयर्स हो रही हैं, ठीक है, उनमें पेरिकार्डियम जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन होगा। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमेगाली की वजह से भी हो सकता है, हार्ट के साइज़ इंक्रीज़ हो गया उसकी वजह से। ठीक है, ओटिक स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन की वजह से भी होगा। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ और इस्टेमिक हार्ट डिजीज़। इस्टेमिक हार्ट डिजीज़ तो सेम वही, ब्लड सप्लाई की कोई भी प्रॉब्लम की वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहाँ के जो सेल्स हो रहे हैं उनमें उनकी डेथ हो रही है, या फिर जो सेल्स हो रहे हैं वो स्टार्व हो रहे हैं, उनमें हाइपोक्सिया हो रहा है, तो ऑब्वियस है पेन होगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ओटिक में डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म ऑफ ओटा। ठीक है, और ये मतलब क्या हो रहा होता है ना कि जो ओटा की जो वॉल होती है ना इतनी ज़्यादा थिन हो रही होती है कि जो ब्लड सप्लाई, जो ब्लड फ्लो हो रही थी वो थिन वॉल्स को क्या कर देती है? रप्चर कर देती हैं। ठीक है, तो इसीलिए डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म ऑफ ब्लड वॉल जो होती है, अगर वो रप्चर होगी तो ऑब्वियसली वो पेन प्रोड्यूस करेंगी, बढ़ जाएंगी ब्लड वॉल्स, तो पेन होगा। ठीक है, फिर लंग्स और प्लूरा में क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है प्लूरिसी हो जाए, प्लूरल मेम्ब्रेन्स का जो होते हैं वो फूल सूज जाए उसकी वजह से, नीमोथोरैक्स जो हो जाए, हवा भर जाए, एम्बोलिज्म हो जाए, जो वेसल्स हैं एम्बोलाई जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, ठीक है, वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे तो भी पेन होगा। ठीक है, लंग मैलिग्नेंसी यानी कि लंग कैंसर, इन सब की वजह से भी चेस्ट पेन होगा। ईसोफेजल की बात करें यानी कि ईसोफेगस की बात करें, जिससे हम खाना अंदर ले रहे होते हैं, जो ईसोफेगस होता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? हो सकता है रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस हो जाए, यानी कि जो जीआरडी होता है ना, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, यानी कि जो भी खाना होता है वो वापस रिफ्लक्स होकर के मुंह में आ रहा होता है। ठीक है, तो वो जो खाना होता है अगर वो एसिडिक मीडियम ज़्यादा होता है तो वो जो अपनी ईसोफेगस के वॉल्स को होती है ना वो इरिटेट कर देती है, इरिटेशन के बाद वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूज जाती हैं, तो उसके वजह से पेन हो गया। तो या फिर ऐसा हो सकता है डिफ्यूज़ ईसोफेजिज्म, यानी कि जो ईसोफेगस है उसकी सिकुड़ जाए, वो स्पाज्म हो जाए, उसकी वजह से भी पेन होगा। अगर इंट्रा एब्डोमिनल हो सकता है कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो जाए। ठीक है, पैनक्रियाज के इन्फ्लेमेशन एक्यूटली हो जाए, उससे भी पेन होगा, या फिर कोलेसिस्टाइटिस हो जाए। ठीक है, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसकी वजह से पेन होगा, या फिर परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, यानी कि जो पेप्टिक अल्सर था वो परफोरेट करके, ठीक है, तो उसके वजह से भी पेन होगा। नेक्स्ट अगर हम मस्कुलोस्केलेटल में देखें, यानी कि यहाँ मसल्स और स्केलेटन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है? रिब फ्रैक्चर हो जाए तो भी पेन होगा, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हो जाए तो भी पेन होगा, कोई एंजाइटी होती है सडन, किसी को भी कोई एंजाइटी होती है, घबराहट होती है तो भी चेस्ट पेन होता ही है, आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे इसके कॉजेज़ होंगे और यही कॉजेज़ इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हो रहे होते हैं।
ठीक है, चेस्ट पेन में। तो चेस्ट पेन में मेनली हम डेफिनेशन देख रहे होते हैं, कॉजेज़ देख रहे होते हैं, और फिर हर एक कॉज को हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं ताकि हम डिफरेंस पता कर सकें। अगर हम एंजाइना पेक्टोरिस को लें तो एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि जो पेन होता है वो रेट्रोस्टर्नल होता है। रेट्रोस्टर्नल का मतलब है कि स्टर्नम के पीछे, ठीक है, ये अगर स्टर्नम है तो स्टर्नम के पीछे पेन होता है, और जो पेन होता है एक्सर्शन की वजह से हो रहा होता है। कोई भी एक्सर्शन, एक्स्ट्रा काम किया उन लोगों ने, किसी ने भी, तो उसका जो पेन आता है उसको बहुत सडन पेन होता है वहाँ पे, ठीक है, स्टर्नम के बिहाइंड, पीछे, ठीक है। और उसको रिलीफ कैसे मिल रहा होता है पेन को? रेस्ट, या तो वो आराम कर ले या नाइट्रेट्स ले ले। नाइट्रेट्स क्या होते हैं? नाइट्रेट्स जो होते हैं कंपाउंड होते हैं, ये ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं, और ऑक्सीजन का जो होता है फ्लो और ब्लड का जो फ्लो होता है वो बढ़ा देते हैं हार्ट को, तो जिससे हार्ट की जो एक्टिविटी है, ये जो फंक्शन है वो और इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो नाइट्रेट्स उसमें हेल्प कर रहे थे। तो अगर उन्होंने नाइट्रेट्स लिया या फिर वो रेस्ट करेंगे तो उन्हें आराम मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो वो अनस्टेबल एंजाइना होता है। एंजाइना के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें मेनली स्टेबल और अनस्टेबल पढ़ रहे होते हैं। स्टेबल जो होता है उसमें रिलीफ मिल जाता है रेस्ट और नाइट्रेट से, और जो अनस्टेबल होता है उसमें इनसे रिलीफ नहीं मिलता है, ठीक है। फॉर डिटेल हम एंजाइना पेक्टोरिस जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको, ठीक है। जो पेन होता है ये कम से कम जो 20 मिनट से कम, मतलब 20 मिनट से कम ही रहता है, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 20 मिनट से कम रहता है, ठीक है। पेन का कैरेक्टर कैसा होता है? स्क्वीजिंग, ऐसा लग रहा है कोई स्क्वीज़ कर रहा है, दबा रहा है, कोई बहुत क्रश हो रहा है, ठीक है। कोई एकिंग टाइप पेन हो रहा होता है, ठीक है। जो पेन होता है वो रेडिएट करता है, जैसे मैंने बताया पेन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो पेन रेडिएट कैसे करता है? सबसे ज़्यादा जो होता है पेन लेफ्ट आर्म में रेडिएट कर रहा होता है, यानी यहाँ से जो पेन है ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट आर्म में पेन रेडिएट करता है, ठीक है। लेस कॉमन कभी कभी राइट आर्म में भी करता है, और थ्रोट में करता है, चिन में करता है, ठीक है, पीछे पीठ की तरफ कर रहा होता है, और एपिगैस्ट्रियम रीजन में कर रहा होता है। इसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या होता है? किस वजह से ये पेन है जो आ रहा होता है? इसलिए ये जो एंजाइना पेक्टोरिस का पेन देखते हैं ये कोल्ड विंटर डे में देख रहे होते हैं, ठीक है। ठंड की एक्सपोजर की वजह से हम देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ठंड में क्या हो रहा था, वेसल्स जो होती है अपनी आर्टरीज और वेन्स, जो वेसल्स हो रही थी ये क्या हो जाती है? कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मतलब पतली हो जाती हैं थोड़ी सी, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो जो ब्लड सप्लाई है वो भी बहुत फास्ट जा रहा होता है, ठीक है। तो अपनी टिश्यू को सही से परफ्यूज़ नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है। जो टिश्यूज़ में सही से ब्लड पहुंच भी नहीं पा रहा होता है, इसके वजह से ये ज़्यादातर आपको ठंडियों में देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल हम और ऐसे ले सकते हैं, जैसे कभी भी क्रैम्प्स होते हैं ना, ठीक है, काफ मसल्स में या कहीं भी क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, तो उसका रीज़न ये हो रहा होता है ना कि जो वेसल्स है ना वो सही से ब्लड सप्लाई सही से सप्लाई कर नहीं पा रही ब्लड सप्लाई। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? हॉट कंप्रेशंस लगा रहे होते हैं, ताकि जब वहाँ की जो वेसल्स है ना वो थोड़ी सी डायलेट हो जाए, वेसल्स जो कंस्ट्रिक्ट हुई पड़ी है ना वो थोड़ी सी डायलेट हो जाए, और वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। ये हम देख रहे होते हैं क्रैम्प्स और उन सब में। अगर लेकिन कहीं भी अगर हमें कोई इंजरी लगती है, चोट होती है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वेसल्स क्या है अभी डायलेट हुए हुए हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्या है वो बाहर निकल रहा है। वेसल्स डायलेट है तो ब्लड फ्लो आउट कर रहा है, वेसल्स डायलेट है तो ब्लड कैसे फ्लो आउट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो इन ब्लड फ्लो को हमें रोकना है यहाँ पे, ताकि जो और ब्लड हमारा लॉस ना हो। तो इंजरी के वक्त हम देखते हैं ना ठंड या फिर आइस हम अप्लाई कर रहे होते हैं, ताकि वेसल्स कैसे हो जाए? कंस्ट्रिक्ट हो जाए। तो इससे भी हमें समझ सकते हैं कि कोल्ड विंटर डे पे क्या होता है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये पेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो एंजाइना पेक्टोरिस में क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं, ठीक है, इकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं, एक्सरसाइज टेस्ट कर सकते हैं, और कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। नेक्स्ट वो आता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये तो हमें पता ही है, हार्ट अटैक ही इसको कह रहे होते हैं। अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है और अगर उसका चेस्ट पेन लेकर कोई इंसान आ रहा है हमारे पास, तो उसकी हिस्ट्री में ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा कि उसको पहले भी एंजाइना का पेन पहले भी बहुत बार आ चुका है, और उसका जो पेन था वो वर्स हुआ था। तो अब वाला जो पेन है वो उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ हमें शो कर रहा है। तो उसका जो पेन होगा वो सेम वही एंजाइना की तरह उसका पेन हो रहा होगा, रेट्रोस्टर्नल हो रहा होगा, स्टर्नम के पीछे होगा, ठीक है। और जो पेन होगा स्क्वीजिंग, क्रशिंग और एकिंग हो रहा होगा, ठीक है। पेन वैसे ही रेडिएट हो रहा होगा, सबसे ज़्यादा लेफ्ट आर्म में पेन रेडिएट होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जो पेन होगा ना, वो डिफरेंस क्या होगा? बहुत सीवियर पेन होगा, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम पेन होगा, और बहुत प्रोलॉन्ग, बहुत लंबे समय तक रहेगा, यानी कि 20 मिनट से ज़्यादा देर तक इसका पेन रहेगा। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कभी कभी इसको जो रिलीफ है ना ही वो रेस्ट से आ रहा होता है, ना ही वो नाइट्रेट से आ रहा होता है, ठीक है। और एसोसिएटेड सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिल जाएंगे? एंजाइटी होगा, ठीक है, और उसको ऐसा लगेगा कि
घबराहट जैसी फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। पेशेंट पैलर होगा, पर नहीं पहुंच पा रही तो पेशेंट पैलर होगा, ठीक है। स्वेटिंग देखने को मिलेगी, पसीने आ रहे होंगे, साइनोसिस के साइन देखने को मिलेंगे, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है। हाइपोटेंशन होगा और इरिथमिया देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है। एबनॉर्मल हार्ट्स का फिब्रिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका जो हम इन्वेस्टिगेशन वो पहले हम फिजिकल भी करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इसके ऑस्कल्टेट करेंगे, ठीक है। स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम अगर ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें फोर्थ हार्ट साउंड मिलेगा। गाइस, फोर्थ हार्ट साउंड इज़ एबनॉर्मल हार्ट साउंड, हमने पहले ही पढ़ लिया फिजियोलॉजी में, ठीक है। फोर्थ हार्ट साउंड सुनने को मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई कोई चांसेस हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। और क्या क्या देखने को मिलेगा, मरमर सुनने को मिलेगी मिट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से, ठीक है। पैराडॉक्सिकल स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड मिलेगा। और जो नॉर्मल इसके और इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे तो हम बीपी देखेंगे, बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा, हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशंस क्या कर सकते हैं हम, इकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं या फिर कार्डियक इंजरी एंजाइम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, ठीक है, वो पेरिकार्डाइटिस, ठीक है।